नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 6 आईडीबीआई इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिजिटल बैंकिंग के बारे में, फिनटेक के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों आपको पता है इंडियन बैंक्स जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो मोस्टली डिजिटली प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो सर्विस तो जो वो डिजिटल सर्विस दे रही हैं, उनमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं? क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है? कैसे वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? इस चीज़ के बेसिस पर मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट अब तक नहीं देखे हैं, तो आप इनको भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों लास्ट में मैंने कुछ और वीडियोज़ रिकमेंड किए हैं, जो आपके आने वाले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट इज़ सीबीडीसी और द डिजिटल रूपी एंड हाउ इज़ इट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर डिजिटल रूपी या ई रूपी इंडिया का अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। सिंपल वर्ड में कहें तो ये हमारे फिजिकल रूपी का डिजिटल वर्जन है। इसकी वैल्यू भी सेम होती है और ट्रस्ट भी सेम होता है। बस डिफरेंस इतना है कि ये मोबाइल वॉलेट में स्टोर होता है। सर ये लीगल टेंडर है, मतलब जैसे हम पॉकेट में करेंसी नोट्स रखते हैं और उन्हें ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही डिजिटल रुपी को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट और ट्रस्ट होता है। इसका रिटेल पायलट 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम पर 19 बैंक्स सीबीडीसी वॉलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आईडीबीआई बैंक भी उनमें से एक है, जो आईडीबीआई ई रूपी ऐप प्रोवाइड करता है। इस वॉलेट की एक अच्छी बात ये है कि ये 24/7 काम करता है और ट्रांज़ैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। सर अब अगर बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। इसके पीछे किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी का सपोर्ट नहीं होता। इंडिया में इसे लीगल टेंडर का स्टेटस भी नहीं मिला है और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। लेकिन डिजिटल रुपी उससे बिल्कुल अलग है। ये गवर्नमेंट बैक्ड है, फुली रेगुलेटेड है, स्टेबल है और कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूपीआई लाइट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर यूपीआई एंड व्हाट आर इट्स करंट ट्रांजैक्शन लिमिट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर यूपीआई लाइट एक फास्ट और सिंपल पेमेंट फीचर है जिसे एनपीसीआई ने सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ लॉन्च किया था। इसको हम एक छोटे डिजिटल वॉलेट की तरह समझ सकते हैं, जो आपके यूपीआई ऐप के अंदर ही काम करता है। इसमें यूज़र पहले से कुछ अमाउंट ऐड कर देता है और उसके बाद छोटे और क्विक पेमेंट कर सकता है, बिना हर बार यूपीआई पिन एंटर किए। सर अगर रेगुलर यूपीआई और यूपीआई लाइट का डिफरेंस देखें तो रेगुलर यूपीआई में ट्रांजैक्शन रियल टाइम में बैंक सर्वर के थ्रू प्रोसेस होता है। इस वजह से कभी-कभी सर्वर लोड होने पर डिले या ट्रांजैक्शन फेलियर भी हो सकता है। लेकिन यूपीआई लाइट में पेमेंट डायरेक्टली फ़ोन से प्रोसेस होता है। इसी वजह से ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट और कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। सर अगर करंट ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, आरबीआई के 4 दिसंबर 2024 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1000 रुपीज़ है और मैक्सिमम वॉलेट बैलेंस 5000 रुपीज़ है। ओवरऑल सर यूपीआई लाइट डिजिटल पेमेंट को और सिंपल, फास्ट और कन्वीनियंट बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे यूज़र को स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन में बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड हाउ इट हेल्प कस्टमर शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा फॉर फास्टर लोन प्रोसेसिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को आरबीआई ने 2016 में मास्टर डायरेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था और ऑफिशियली 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये एक सिक्योर, डिजिटल और कंसेंट बेस्ड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम है। इसका सिंपल मतलब समझें सर, अगर किसी कस्टमर को लोन लेना है तो पहले उसे अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटेल या इंश्योरेंस डिटेल मैन्युअली सबमिट करनी पड़ती थी। लेकिन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के थ्रू कस्टमर अपनी परमिशन देकर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिजिटली शेयर कर सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर डेटा तभी शेयर होगा जब कस्टमर कंसेंट देगा। डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होता है, जिससे सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। सर और एक इम्पॉर्टेंट बात, अकाउंट एग्रीगेटर खुद कस्टमर का डाटा स्टोर नहीं करता और ना ही उसका मिसयूज़ कर सकता है। इससे लेंडर को कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, जिस वजह से लोन प्रोसेसिंग फास्टर हो जाती है और पूरा प्रोसेस पेपरलेस भी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ओपन बैंकिंग इज एंड हाउ आरबीआई's रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज हेल्पिंग प्रमोट इनोवेशन इन इंडियाज फिनटेक सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ओपन बैंकिंग का सिंपल मीनिंग है कस्टमर के फाइनेंशियल डेटा जैसे बैंक अकाउंट डिटेल या लोन इन्फॉर्मेशन को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर किया जा सके, लेकिन सिर्फ कस्टमर की परमिशन के साथ। ये डेटा शेयरिंग सिक्योर डिजिटल लिंक के थ्रू होता है, जिसे एपीआई कहा जाता है। इंडिया में यह सिस्टम मेनली अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के थ्रू काम करता है, जो आरबीआई ने 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका पर्पस ये है कि कस्टमर अपने फाइनेंशियल डेटा पर खुद कंट्रोल रखे और ज़रूरत पड़ने पर सिक्योर तरीके से शेयर कर सके। अगर ऑफिशियल डेटा देखें तो आज 2.2 बिलियन से ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंट डेटा शेयरिंग के लिए इनेबल्ड हैं और लगभग 112 मिलियन यूज़र अपने अकाउंट लिंक कर चुके हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में इस फ्रेमवर्क को एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। अब अगर आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करें तो इसे अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फरवरी 2024 में अपडेट भी किया गया। इसका बेसिक पर्पस है कि फिनटेक कंपनी अपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकें बिना डायरेक्टली पूरे मार्केट में लॉन्च किए। सर, अब तक 5 कोहर्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अप्रैल 2025 में आरबीआई ने इसे थीम न्यूट्रल और ऑन टैप बना दिया। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अब कंपनीज किसी स्पेसिफिक विंडो का वेट किए बिना कभी भी प्रभाव पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। इससे फिनटेक सेक्टर में कॉन्टिन्यूस इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है और नए आइडियाज को सेफली टेस्ट करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम 5 की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दैट इंडियन बैंक फेस इन 25-26 along with preventive measure for each। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडियन बैंक्स आज के टाइम 5 मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहे हैं। पहला है फिशिंग। इसमें फ्रॉडस्टर फेक मैसेज, फेक ईमेल्स या फेक लिंक भेजते हैं और कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग डिटेल चुराने की कोशिश करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को एक्सक्लूसिव बैंक डॉट इन डोमेन यूज़ करने का डायरेक्शन दिया है, ताकि कस्टमर जेन्युइन बैंकिंग वेबसाइट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। सेकंड है रैनसमवेयर। इसमें हैकर्स बैंक के सिस्टम को लॉक कर देते हैं और एसेस वापस देने के बदले पैसे डिमांड करते हैं। सर, अकॉर्डिंग टू सीईआरटी इंडिया में 2024 में 147 रैनसमवेयर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बैंक अब 24/7 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन के काम करते हैं। थर्ड है एआई डीप फेक फ्रॉड। आज एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके क्रिमिनल फेक वॉइस या फेक वीडियो बनाकर कस्टमर को मिसलीड कर सकते हैं। इसके लिए बैंक्स एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल यूज कर रहे हैं, जो रियल टाइम में सस्पिशियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ फ्रॉड केसेस भी इंक्रीज हुए हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब ने म्यूल हंटर डॉट एआई डेवलप किया है, जो म्यूट अकाउंट को डिटेक्ट करता है। ये ऐसे अकाउंट होते हैं ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके थ्रू स्टोलन मनी को ट्रांसफर किया जाता है। फिफ्थ है इनसाइडर और सप्लाई चेन थ्रेट। इसमें बैंक एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टी वेंडर बैंक सिस्टम का मिसयूज करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की 2025 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल फॉलो करना होता है। इसमें हर यूज़र हर डिवाइस को एक्सेस देने से पहले वेरीफाई किया जाता है। सर, ये स्ट्रॉन्ग मीजर क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया सेफ और सिक्योर डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वीडियो केवाईसी इज, हाउ आरबीआई हैज एक्सपेंडेड इट्स गाइडलाइन अराउंड इट एंड व्हाट एडवांटेज इट ऑफर ओवर ट्रेडिशनल इन पर्सन केवाईसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, वीडियो केवाईसी, जिसे ऑफिशियली वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या वीसीआईपी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां बैंक ऑफिसर कस्टमर की आइडेंटिटी को एक लाइव, सिक्योर और कंसेंट बेस्ड वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करता है। इस प्रोसेस में कस्टमर को ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती। आरबीआई ने वीसीआईपी को पहली बार 9 जनवरी 2020 को अपने केवाईसी मास्टर डायरेक्शन के अंडर इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर एक्सपेंशन की बात करें तो आरबीआई ने 28 नवंबर 2025 को नए केवाईसी मास्टर डायरेक्शन इशू किए, जिन्होंने पुराने 2016 फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया। अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीसीआईपी का स्कोप बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर, एनबीएफसीज और पेमेंट बैंक भी वीडियो केवाईसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
पहले वीडियो केवाईसी मेनली नए अकाउंट ओपनिंग के लिए यूज होता था, लेकिन अब पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि लाइवनेस चेक करने के लिए कस्टमर को ब्लिंकिंग या स्माइलिंग जैसे फेशियल गेस्चर करना मैंडेटरी है। अगर एडवांटेज की बात करें तो वीडियो केवाईसी काफ़ी टाइम सेव करता है, पेपर वर्क कम करता है और सीनियर सिटीजन, एनआरआई कस्टमर और रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई वीडियो केवाईसी को फेस टू फेस वेरिफिकेशन के इक्वलेंट मानता है, इसलिए कन्वीनियंस के साथ साथ सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेमेंट एग्रीगेटर एंड अ पेमेंट गेटवे एंड हाउ डज आरबीआई रेगुलेट दैम? चलिए देखते हैं, पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे दोनों ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन इनका रोल अलग अलग होता है। पेमेंट एग्रीगेटर कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करता है और मर्चेंट की तरफ से उस अमाउंट को कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकता है। उसके बाद डिफाइंड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मर्चेंट को सेटलमेंट करता है। सिंपल वर्ड में समझें तो ये एक्चुअल फंड को हैंडल करता है। इसके एग्जाम्पल हैं रेजर पे और पेयू। दूसरी तरफ पेमेंट गेटवे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। इसका काम कस्टमर के बैंक और मर्चेंट के बीच पेमेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसफर करना होता है। ये खुद किसी भी कस्टमर का पैसा होल्ड या हैंडल नहीं करता। अब अगर आरबीआई रेगुलेशन की बात करें तो 15 सितंबर 2025 को आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के रेगुलेशन के लिए मास्टर डायरेक्शन इशू की थी। इसके अंदर आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: पीए ऑनलाइन, पीए फिजिकल और पीए क्रॉस बॉर्डर। साथ ही जितने भी नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं, उनको आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी होता है। उनके पास मिनिमम 15 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए और ये अमाउंट 3 साल के अंदर बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन पेमेंट गेटवे क्योंकि कस्टमर फंड को हैंडल नहीं करते, इसलिए उनके लिए आरबीआई ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ओएनडीसी इज एंड हाउ बैंक्स एंड एनबीएफसी कैन पार्टिसिपेट इन दिस इकोसिस्टम? चलिए देखते हैं, पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसको अप्रैल 2022 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, उसके थ्रू लॉन्च किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसका ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ है। सर, ओएनडीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके और छोटे दुकानदार, किराना स्टोर और एमएसएमईज को भी डिजिटल इकोसिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ओएनडीसी की काफ़ी अप्रिसिएशन की है और कहा है कि ये स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर कर रहा है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर, अब अगर बात करें बैंक्स और एनबीएफसी इस इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो मेनली 3 तरीके हैं। पहला है, बैंक और एनबीएफसीज ओएनडीसी फाइनेंशियल सर्विस नेटवर्क में लेंडर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये नेटवर्क सिर्फ लैंडिंग तक लिमिटेड नहीं, बल्कि क्रेडिट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट भी कवर करता है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स ऑलरेडी लेंडर के रूप में इससे जुड़ चुके हैं। सेकंड, बैंक्स और एनबीएफसी इक्विटी इन्वेस्टर के रूप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ओएनडीसी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बैंक्स के इन्वेस्टमेंट को अलाउ करता है। थर्ड, ये टेक्नोलॉजी या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इससे बायर और सेलर्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज तक इजीली एक्सेस मिल सकता है। सर, मेरे अकॉर्डिंग ओएनडीसी इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और स्ट्रेंथन करने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। साथ ही ये आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिससे वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में और ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन बैंकिंग? हाउ आर इंडियन बैंक्स यूजिंग देम इन क्रेडिट स्कोरिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन? चलिए देखते हैं, पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल मीनिंग है मशीन को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कराना सिखाएं। और मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट है, जहां सिस्टम पुराने डेटा से सीखते हैं और टाइम के साथ कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं।
बैंक के कंटेस्ट में अगर क्रेडिट स्कोर की बात करें तो एआई कस्टमर पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इनकम पैटर्न, स्पेंडिंग हैबिट और फाइनेंशियल बिहेवियर को एनालाइज करता है। इससे बैंक को ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि फर्स्ट टाइम बोरोवर्स जिनके पास ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, उनका असेसमेंट भी बेटर वे में हो पाता है। अब अगर फ्रॉड डिटेक्शन की बात करें तो एनपीसीआई बैंक्स को एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड मॉनिटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम का काम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, इंस्टेंट अलर्ट जनरेट करना और ज़रूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना होता है। सर, आरबीआई इनोवेशन हब ने म्यूल हंटर डॉट एआई भी लॉन्च किया है। इसका पर्पस म्यूल अकाउंट डिटेक्ट करना है जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। ये सिस्टम अब 26 बैंक्स में भी लाइव हो चुका है। इसके अलावा अगस्त 2025 में आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क रिलीज़ किया था, जिसमें रेस्पॉन्सिबल एआई यूज़ करने के लिए 7 गाइडिंग प्रिंसिपल और 26 रिकमेंडेशन दिए गए हैं। और इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन जो 16 अक्टूबर 2025 को सेटअप हुआ था, रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन को और स्ट्रेंथन करता है बाय यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। ओवरऑल देखा जाए तो एआई इंडियन बैंकिंग को ज़्यादा स्मार्ट, सिक्योर और इंक्लूसिव बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इज अ प्रीपेड वॉलेट डिफरेंट फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा पेमेंट टूल होता है जिसमें पहले से पैसा लोड किया जाता है और उसके बाद उन पैसों को गुड्स परचेज करने, सर्विस लेने या फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड होते हैं। अगर रेगुलेशन की बात करें तो पीपीआईज को आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके लिए आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन ऑन पीपीआईज इशू किया है। सर, जनरली पीपीआईज दो कैटेगरी में होते हैं। पहला स्मॉल पीपीआई जिसमें लिमिट 10,000 तक होती है और दूसरा फुल केवाईसी पीपीआई जिसमें लिमिट 2 लाख तक हो सकती है। इसको बैंक भी इशू कर सकते हैं और आरबीआई ऑथराइज नॉन बैंक कंपनीज भी इशू कर सकती हैं। सर, अब अगर क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो यहाँ मेन डिफरेंस है, क्रेडिट कार्ड में कस्टमर अपना पैसा यूज़ नहीं करता, वहाँ बैंक या इंस्टीट्यूशन कस्टमर को बोरोड मनी प्रोवाइड करता है, यानी पहले स्पेंड करते हैं और बाद में रीपेमेंट करते हैं। रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रेडिट कार्ड आरबीआई के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022 के अंडर गवर्न होते हैं और इन्हें सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एलिजिबल एनबीएफसीज ही इशू करते हैं। सर, सिंपल वर्ड में बोलें तो प्रीपेड वॉलेट में हम अपना खुद का पैसा यूज़ करते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में हम बैंक का पैसा यूज़ करते हैं। इसी वजह से दोनों अलग आरबीआई फ्रेमवर्क के अंडर रेगुलेट होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।